हेलो क्लास 9th। आपको याद ही होगा हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और अब हम यहाँ पर रेन ऑफ टेरर तक पढ़ाई हमने कर ली थी और आज हम डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस करेंगे। चलिए देखते हैं। 3.2 है ये। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। जैसे ही जैकोबिन सरकार ख़त्म हुई यानी उसका अंत हो गया तो मिडिल क्लास ने जो अमीर मिडिल क्लास थी उन्होंने तुरंत पावर को यानी सरकार को अपने कब्ज़े में ले लिया। A new constitution was introduced which denied the vote to non-property section of society। और एक नया संविधान लगाया गया जिसमें ये कहा गया कि जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। It provided for 2 elected legislative council और उसने ऐसा इंतज़ाम किया जिसमें 2 legislative councils थे। These then appointed a directory और ये दोनों जो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनका काम था एक डायरेक्टरी बनाना। एन एक्सिक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर। ये डायरेक्टरी क्या था? एक एग्जीक्यूटिव का ग्रुप था जिसमें 5 सदस्य होते थे। This was meant as a safeguard against the concentration of power in a one-man executive under the Jacobin। और जैकोबिन में उन्होंने देख लिया था कि रॉबेस्पियर के हाथ में जब सारी ताकत आ गई तो वो करप्ट हो गया है ना, मनमानी करने लग गया। इसलिए जानबूझकर उन्होंने ये किया कि 5 लोगों के हाथ में ताकत बांट दी जाएगी जिससे एक व्यक्ति जो है वो ज़्यादा पावरफुल न बन पाए। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them। कई बार क्या होता था, ये डायरेक्टर्स जो होते थे उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल के साथ बहुत वाद विवाद हो जाता था और तब क्या किया जाता था, इन डायरेक्टर्स को हटा दिया जाता था। The political instability of the directory paved the way for the rise of military dictator Napoleon Bonaparte। और आप जानते ही हो जब इस तरह से झगड़े होते रहते हैं तो क्या होता है, एक तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश के अंदर आ जाती है। और इस तरह से डायरेक्टरी जब सफल तरीके से काम नहीं कर पाई तो क्या हुआ, एक मिलिट्री डिक्टेटर का जन्म हुआ जिसको हम नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। Through all these changes in the form of government, the ideal of freedom, of equality before law and the fraternity remained inspiring ideals that motivated political movement in France and rest of Europe during the following century। लेकिन तब ये है कि बेशक जो है वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदल रहा था, कभी रॉबेस्पियर बन गया, मिलिट्री डिक्टेटर आ गए, लेकिन क्या हुआ, जो आइडियल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, फ्रीडम, इक्वालिटी और इक्वालिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी, ये सब क्या था, एक इंस्पायरिंग जो था आदर्श था जिसके कारण जितने पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस में हुए और यूरोप में हुए ये सब इनसे प्रभावित थे। इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये जो सिद्धांत था, इससे या जो आइडियल था, इससे सभी बहुत प्रभावित थे। अब हम चैप्टर के 4th पॉइंट में आएंगे जिसमें क्या है, डिड वीमेन हैव रिवोल्यूशन। क्या महिलाओं ने भी क्रांति की थी? तो ये उसका दृश्य है जब महिलाएं भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया करती थी। From the very beginning, women were active participants in the event which brought about so many important changes in French society। शुरुआत से ही महिलाएं जो थी उन्होंने बहुत एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया था जितनी घटनाएं फ्रांस में हो रही थी उन सब में। They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives। उनको ये उम्मीद थी कि वो खुलकर पार्टिसिपेट करेंगी आंदोलन में तो शायद ये जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट बनेगी वो कुछ ऐसे कदम उठाएगी जिससे महिलाओं की स्थिति फ्रांस में सुधर जाए। Most women of the third estate had to work for living। थर्ड स्टेट में आपको पता ही ना कि सबसे जो टैक्स पेयर ग्रुप था उसको थर्ड स्टेट बोलते थे। तो ज़्यादातर महिलाएं थर्ड स्टेट में जो थीं वो कमाती थीं, यानी कि घर चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी या काम करना पड़ता था। दे वर्क एज ए सेमेस्ट्रेस, वो या तो सिलाई का काम किया करती थी, लॉन्ड्रेसेस या फिर कपड़े धोने वगैरह का काम करती थी। सोल्ड फ्लावर्स,
फूल बेचती थीं, फ्रूट्स बेचती थीं, वेजिटेबल्स एट मार्केट, ये सब चीज़ें मार्केट में बेचा करती थी, और वर एम्प्लॉयड एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पेरस पीपल, या फिर अमीर लोगों के घर में जो कि काम करने वाली जो बाई होती है, नौकरानी होती है, उसके रूप में वो काम करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, ज़्यादातर महिलाएं जो थीं न तो शिक्षित थीं और जॉब ट्रेनिंग और न ही किसी काम की उनको ट्रेनिंग मिली हुई थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट daughters prosper. Most of the women did not have access to education and job. Only daughters of nobles or wealthier members of the third estate could study at convent, after which their families arrange a marriage for them. सिर्फ लड़कियां जो कि रईसों के घर की हुआ करती थीं या अमीर घरों की हुआ करती थी थर्ड स्टेट की, या तो फिर रईसों की बेटी, नहीं तो थर्ड स्टेट की अमीर परिवारों की बेटी, उनको पढ़ने का मौका मिलता था कॉन्वेंट में, और उसके बाद पढ़ाने के बाद अक्सर उनका विवाह कर दिया जाता था। वर्किंग वीमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, जो महिलाएं काम करती थीं उन्हें अपना घर बार भी, परिवार भी देखना होता था। दैट इज़ कुक, यानी कि घर में खाना पकाओ, फेच वाटर, पानी लेकर आओ, क्यू अप फॉर द ब्रेड, जो ब्रेड मिलती थी उसके लिए लाइन लगानी पड़ती थी, खरीदने के लिए, लेने के लिए ब्रेड को, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और बच्चों की देखभाल करनी होती थी। देयर वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ वीमेन, दोज ऑफ मैन, और वो जहाँ भी काम करती थी पुरुषों की तुलना में उन्हें दिहाड़ी या जो काम पैसा था वो कम मिलता था। In order to discuss and voice their interest, women started their own political club and newspaper. अपनी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना एक पॉलिटिकल क्लब बना लिया और न्यूज़पेपर भी छापने लग गईं। After about 60 women's club came up in different French cities, और ऐसे करके एक एक करके 60 महिलाओं का क्लब फ्रांस में बन गया, अलग अलग शहरों में। The Society of Revolutionary and Republican Women was the most famous of them. उसमें से दो बहुत फेमस हुआ, एक था सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी और दूसरा था रिपब्लिकन विमेन, सबसे फेमस हो गए थे। ये दोनों क्लब थे, महिला क्लब, आप दूसरे शब्दों में कह सकती है महिला क्लब थे। One of their main demand was the women enjoy the same political right as men. एक सबसे मुख्य डिमांड जो उनकी थी वो थी महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार या राजनीतिक अधिकार के रूप में वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, है ना, कि उनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स दो, जैसे वोट डालने का अधिकार पुरुषों की तरह। Women were disappointed that the Constitution of 1791 reduced them to passive citizen. लेकिन वो उस समय बहुत ही निराश हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बना, उसमें उनको पैसिव सिटीज़न बनाया गया। पैसिव सिटीज़न यानी कि आप सीधे सीधे वोट डालने का काम नहीं कर सकते, है ना, बस आपके विचारों को आपके पेरेंट्स या फिर आपके हस्बैंड जो है कन्वे कर सकते हैं। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हमें भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। टू बी इलेक्टेड टू असेंबली, और साथ ही साथ असेंबली में इलेक्ट होने का भी अधिकार उनको मिलना चाहिए, यानी कि वो नेता भी बन सकती हैं। टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और उनको पॉलिटिकल ऑफिस में काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट, और उनको लगता था कि इस तरह से अगर ये सब मिल जाएगा उनको अधिकार, तो फिर क्या होगा, वो अपने इंटरेस्ट की बात नए सरकार को बता पाएंगी। In the early years, the revolutionary government did not introduce law that helped improve the lives of women. शुरुआती सालों में जितने रिवोल्यूशनरी सरकार बनी, उन्होंने कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जिससे महिलाओं को अधिकार मिल सके। बाद में कुछ रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई ज़रूर, उन्होंने थोड़ा सा महिलाओं की स्थिति को इम्प्रूव करने की कोशिश की थी। पहले की तो सरकारों ने कुछ भी नहीं किया था महिलाओं के लिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसी रिवोल्यूशनरी सरकारें आई जिन्होंने
महिलाओं की स्थिति को सुधारने की थोड़ी कोशिश की। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ द स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल। और इसमें क्या हुआ कि पहले तो स्टेट स्कूल यानी सरकारी स्कूल जो होते हैं वो बने, और महिलाओं को भी, लड़कियों को भी स्कूल जाना कंपल्सरी कर दिया गया। Their fathers could no longer force them into marriage against their will। फिर एक कानून और बना, उसमें ये कहा गया कि उनके पिता ज़बरदस्ती उनका विवाह कहीं नहीं कर सकते। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो ज़बरदस्ती माता पिता उनका विवाह नहीं कर सकते। मैरिज वॉज मेड into a contract, entered into freely and registered under civil law। और मैरिज को क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कर दिया गया, और ये कहा गया कि भाई इसको सिविल लॉ के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर भी कराना पड़ेगा। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, उसके बाद तलाक को कानूनी बना दिया गया। कानूनी तौर पे आप चाहे तो तलाक किसी से ले सकते हैं। कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वेमेन। और इसमें क्या था कि तलाक के लिए अप्लाई कोई भी कर सकता था, पति भी कर सकता था, पत्नी भी कर सकती थी। वेमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब। अब ऐसी सुविधा बना दी गई थी ताकि महिलाओं को भी जॉब के लिए ट्रेनिंग मिल सके। एंड कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस। वो चाहे तो आर्टिस्ट बन सकती, कलाकार बन सकती हैं, या फिर क्या है, छोटे छोटे बिजनेस भी चला सकती हैं। Women struggle for equal political right, however, continued। महिलाओं ने अपने समान अधिकार के लिए, राजनीतिक अधिकार के लिए लगातार स्ट्रगल किया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वीमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटी। जब रेन ऑफ टेरर यानी रॉबेस्पियर का जब शासन चल रहा था तो नई सरकार ने ऐसे कानून बना दिए जिससे महिलाओं की जो क्लब थी उसको बंद करवा दिया गया और बैन कर दिया गया उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को, कि वो किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। मेनी प्रोमिनेंट वेमेन वर अरेस्टेड, और जो प्रमुख महिलाएं थीं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एंड अ नंबर ऑफ देम एक्सक्यूटेड, और इसमें कुछ को तो फांसी दे दी गई। Women's movement for voting rights and equal wages continued through the next 200 years in many countries of the world। महिलाओं का आंदोलन वोट के अधिकार के लिए और इक्वल वेजेस के लिए लगातार लगभग 200 सालों तक चला दुनिया के कई देशों में। The fight for the vote was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century। और ये लड़ाई जो थी वोट की, वो इंटरनेशनल सफरेज यानी पूरी दुनिया में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले, इसके लिए आंदोलन हुआ। लेट 20th सेंचुरी, इवन 19th और लेट 20th सेंचुरी में भी लड़ाई चलती रही कई देशों में। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑफ फ्रेंच women during the revolutionary years was kept alive as an inspiring memory and was finally in 1946 women in France won the right to vote। और कई ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी एग्जाम्पल है फ्रेंच वेमेन द्वारा जो कि रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी सालों में उन्होंने किया था। वो एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। और 1946 के बाद ही फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला था। इस फिगर में आप देख सकते हो उस प्रमुख महिला को जिसने बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया था। 1748 से 1793 के बीच, 1748 में इनका जन्म हुआ था, 1793 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और इनका नाम ओलंपे डी गॉजेस है। ठीक है, तो ये तो थी महिलाओं की कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इसके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये 5th पार्ट है चैप्टर का, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो को देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, और आपको सारे वीडियो इस चैप्टर के मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।